लेट्स टॉक अबाउट मास। ठीक है, तो हम पहले अपनी केमिस्ट्री की टर्म में समझते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा एटम है वो एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, जैसे एक हमारे वॉल, एक दीवार को बनने के लिए एक ब्रिक जो होती है वो एक बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, और उससे हमारी दीवार बनती है और दीवारों को जोड़कर हमारा घर बन जाता है। ऐसे ही हमारा जो मास है, जो एक बॉडी है, वो कैसे बनती है? हमारे एटम्स होते हैं, छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं, जब वो जुड़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और वो मॉलिक्यूल्स जुड़ जुड़ के हमारा एक मास बनाते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि मास तो ये होता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इन द टर्म ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, अगर हम फिज़िक्स की अगर फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो हम ये पढ़ते हैं कि जो मास है किसी बॉडी का, ठीक है, जो मास है किसी बॉडी का वो डिपेंड करता है उसके इनर्शिया पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इनर्शिया होता क्या है। ठीक है, इनर्शिया होता है द स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, कि मतलब आपकी कोई भी बॉडी है वो खुद अपने आप को उस फॉर्म में कितनी देर तक रख सकती है। ठीक है, मतलब विदाउट चेंजिंग एनी पोजीशन। ठीक है, अब मैंने ये बॉक्स रखा है। ठीक है, तो मैं इसको बहुत धक्का लगा रही हूँ, बहुत धक्का लगा रही हूँ, बट ये हिल ही नहीं रहा अपनी पोजीशन से। इसका मतलब क्या है? इसमें इनर्शिया बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत ग्रेटर है। ठीक है, मतलब हम इनर्शिया से पता कर रहे हैं। मतलब अगर हमारा इनर्शिया ज़्यादा होगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा मास ज़्यादा है। ठीक है, तो वो कैसे? ठीक है, हमने सपोज दो मिस्ट्री बॉक्स है हमारे पास, एक में कुछ अलग चीज़ है, एक में अलग चीज़ है। ठीक है, बड़े बड़े बॉक्स है। तो मुझे किसी ने कहा कि बताओ भी किसमें ज़्यादा भारी चीज़ होगी। ठीक है, या कितने ज़्यादा मास होगा जिस चीज़ का, किसका होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों को पुश किया। ठीक है, एक फर्स्ट केस में तो बहुत ईजिली पुश हो गया वो। ठीक है, मैंने हल्का धक्का लगाया और वो पुश हो गया। बट सेकंड केस में मैंने काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस लगाए तो तब जाकर वो हिला अपनी जगह से। मतलब जब मैंने दूसरे केस में उसे हिलाया तो ये मुझे पता चल गया कि यार यहाँ पर तो मेरा बहुत फोर्स लग रहा है। ये बॉडी ना चाह रही है मैं अपने आप को मेंटेन रखूँ, मैं अपने आप को उसी जगह पर रखूँ। ठीक है, पर मैं तो चाहती हूँ कि मैं फोर्स लगा के इसे साइड में कर दूँ। ठीक है, बट उस बॉडी में कितना जोर है, कितना उसमें दम है कि वो अपने आप को उस स्टेट में रख रही है, अपनी रेस्ट पोजीशन पे रख रही है। वो उसका एनर्जी आ गया। ठीक है, तो मैंने कहा जो फर्स्ट केस था ना वहाँ पर तो ईजिली हिल गया था, तो वहाँ पर कोई छोटी चीज़ होगी, जो दूसरी में था वो बड़ी चीज़ होगी। तो मैंने ये भी बता दिया। मैंने कैसे बताया? मैंने सबसे पहले ये चेक किया एनर्शिया कहाँ पर ज़्यादा है। दूसरे केस में ज़्यादा एनर्शिया था। अच्छा अच्छा, वहाँ पर ज़्यादा एनर्शिया था तो उसमें बड़ी चीज़ होगी, बड़ा मास होगा, मोर मास। ठीक है, तो मैंने इससे कंक्लूड किया कि वहाँ पर मेरा ज़्यादा मास होगा क्योंकि वहाँ पर एनर्शिया ज़्यादा लग रहा है, वो अपने आप को ज़्यादा मेंटेन कर रहा है अपनी पोजीशन पे। ठीक है, फर्स्ट केस में हमारी बॉल थी, वो जल्दी जल्दी चलेगी, वो अपनी स्टेट को मेंटेन ही नहीं कर पा रही है। मैंने उसको रेस्ट में रखा था, वो रेस्ट में रह ही नहीं रही, वो जल्दी जल्दी मोशन में आ रही है, वो अपनी स्टेट को मेंटेन ही नहीं कर रही। ठीक है, अब मैं फोर्स लगाऊंगी मोशन में, वो रेस्ट में आ जाएगी फिर। ठीक है, तो हमारा जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे आप उसे अर्थ पे रख दो, चाहे मून पे, चाहे स्पेस पे। आप ये मिस्ट्री बॉक्स अपने मून पे लेकर जाकर कर लो। ठीक है, वहाँ पर भी सेम चीज़ें होंगी। तो मतलब मास जो है कांस्टेंट रहता है अर्थ, मून एंड स्पेस पे, जिससे वो बनाया मटीरियल बनाया उसे मास हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेट। तो मास और वेट में जो डिफरेंस है उसे अपने माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि जो हमारी अर्थ है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। ठीक है, तभी तो हम स्टेबल है अपनी अर्थ पे, तभी तो हमने जो अर्थ का फोर्स है उसने हमें बाइंड करके रखा हुआ है। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को वो फोर्स लगाती है। ठीक है, किस चीज़ को फोर्स लगाती है? वो एक मास के हिसाब से फोर्स लगाती है। ठीक है, अब मैंने ऊपर एक बड़ी बॉल फेंकी और छोटी बॉल फेंकी, तो जो बड़ी वाली बॉल होगी उसका मास क्या होगा? ज़्यादा मास होगा, और उसे अर्थ क्या करेगी? ज़्यादा फोर्स से खींचेगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हमें ये तो पता है जो जो अर्थ है वो
अपनी तरफ फोर्स लगा रही है, मतलब एक्सेलरेट कर रही है ऑब्जेक्ट्स को उनकी वेलोसिटी चेंज करके, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन हमारी अर्थ लगा रही है उसे हम बोल रहे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। सो हम फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक ही जगह जी लिख सकते हैं, जी क्यों लिखा, क्योंकि अर्थ ने वो एक्सेलरेशन लगाई, तो स्पेसिफिक एक्सेलरेशन हमारी होगी जी, ठीक है। तो जो फोर्स से वो किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही है वही उसका वेट होगा। मैं इसको आपके एग्जांपल समझाती हूँ, ठीक है। दो दोस्त हैं, एक राम एक श्याम, ठीक है। राम जो है हमारा 40 kg का है, श्याम हमारा 100 kg का, दोनों ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो राम होगा उसे भी अर्थ खींच रही है, श्याम को भी अर्थ खींच रही है, फोर्स लगा रही है, ठीक है। किससे फोर्स लगा रही है, मतलब एक्सेलरेट कर रही है अपने आप को जी से, ठीक है, जी से एक्सेलरेशन लगा रही है। अब इन दोनों को कहा कि आप दौड़ो, ठीक है। आपको तो ऑब्वियसली ये दिमाग में पता होगा कि यार राम ही जीतेगा, वो पतला है, ठीक है, शाम को टाइम लगेगा, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो राम है, ठीक है, उससे जब अर्थ का फोर्स लगा, मतलब अर्थ ने ये जी लगाई, ठीक है, उसने पहले देखा ये मास कितना है, उसने देखा ये तो बड़ा हल्का सा मास है, इसको मैं आसानी से खींच लूँगी अपनी तरफ। सो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है और ये दौड़ रहा है, लगातार दौड़ रहा है, बहुत ईजिली दौड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब मास थोड़ा था, पतला सा था, और उसने अर्थ ने ईजिली ट्रैक कर लिया, ठीक है, और उतना ही उसका वेट बता दिया, जितनी फोर्स से उसे अट्रैक्ट किया, और कहा अब देखो पतली चीज़ को तो ईजिली अट्रैक्ट कर ही सकते हो आप, है ना। तो उसने कहा कि 40 kg का है, मुझे 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, मुझे इतना फोर्स लग रहा है इसको अट्रैक्ट करने को, इससे दौड़ाने को आगे आगे, क्योंकि ये छोटा सा मास है, हल्का सा पतला सा मास है। अब हम शाम के केस में आ जाते हैं, ठीक है। अब शाम है हमारा 100 kg का, तो अर्थ ने भी इसे फोर्स लगाया। अभी अर्थ कह रही यार ये तो मास ही बहुत बड़ा है, ठीक है, मोटू सा इतना बड़ा मास है और मुझे तो बहुत ज़्यादा फोर्सेस लग रही है इसे दौड़ाने में, ठीक है, क्योंकि उसका खुद का मास इतना है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो कि जब आप बॉल बड़ी वाली फेंकते हो वो बहुत टफ वे से वो नीचे आती है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा शाम है उसको तो बहुत ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं हमारी अर्थ को इसे आगे दौड़ाने में, क्योंकि इसका क्या है, मास ज़्यादा है। तो अर्थ ने कहा मुझे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो अर्थ ने इसका वेट कह दिया 100 kg, ठीक है। सो फोर्स की यूनिट हम न्यूटन में करते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखना जो हमारा वेट है उसे हम सीधी भाषा में ये कहते हैं कि जो फोर्स अट्रैक्ट किया किसी मास को वही उसका वेट बता दिया। वो आप एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ आए होंगे, ठीक है। तो जो वेट है हमेशा डाउनवर्ड लगता है, क्योंकि अर्थ हमें नीचे अट्रैक्ट करती है, कोई भी चीज़ ऊपर जाके नीचे आती है ना, वैसे ही हमारा जो वेट है वो डाउनवर्ड लगता है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था फोर्स इजिकल टू एम इंटू जी, जो फोर्स लगा वो हमारा वेट है, ठीक है। वेट इजिकल टू एम जी हम लिख सकते हैं, बहुत ईजिली लिख सकते हैं। तो हमने पीछे ये पढ़ा था कि जो हमारी जी है, जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की, वो मास के हिसाब से लगती है, ये भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो कहते हैं ये वेरीज होती है, मतलब हमने ये कहा था कि जहाँ पर अर्थ का मास ज़्यादा होगा वहाँ पर अर्थ ज़्यादा ज़्यादा एक्सेलरेशन लगाएगी, ज़्यादा ज़्यादा जी लगाएगी, ठीक है, और मास को उसी हिसाब से खींचेगी, और उसका वेट जो है वो चेंज होता जाएगा। इसका मतलब मास नहीं हमारा चेंज होगा, मास मोटा है तो मोटा ही रहेगा, पतला है तो पतला ही रहेगा, पर जो अर्थ की जो है ना तकनीक उसे अट्रैक्ट करने की अलग अलग जगह पर चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपका वेट जो पोल्स पे है वो ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जी लग गई। इक्वेटर पे थोड़ा सा कम, हल्का सा कम, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स अप्रॉक्स वेरी करते हैं, ठीक है। आप देख लो कि कहीं आप किसी और देश किसी और स्टेट में जाके अपना वेट कर लो, किसी और स्टेट में जाके कर लो, हल्का सा वेरिएशन आएगा, हल्का सा, बिल्कुल नेग्लिजिबल भी आ सकता है, बिल्कुल पॉइंट का। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। बट हमारे अर्थ की जो है वो बिल्कुल सेम ही होती है, 9.8, कभी 9.7 से आ गया जैसे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल हल्का सा चेंज होता है। वेट का मतलब क्या है, अब देखो वेट हमने कैसे मेजर किया, हमने देखा मास कितना है, हमने सिर्फ मास को मेजर किया। अब मोटा बंदे को हमने मेजर कैसे किया,
अच्छा उसका तो मास तो बहुत ज़्यादा है, अर्थ से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो वो उसका वेट बता देंगे हम, जिससे फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, और थोड़े मास को हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर तो थोड़े फोर्स लगेंगे, वहाँ पर तो थोड़ा वेट होगा। तो ये कंसेप्ट है मेन। वेट का मतलब मास को मेयर करना। ठीक है, वेट का मतलब क्या है, जो मास है उसको मेयर करना फोर्सेस से। ओके, जो हमारा वेट है वो चेंज करता है हमारी प्लेस टू प्लेस। ठीक है, जैसे हम अगर मून में जा रहे हैं तो वहाँ पर जी की वैल्यू कुछ और होगी, वहाँ पर वेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, पर मास हमारा इस चीज़ों इन जी वगैरह की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि वेट तो उसे बोलते हैं कि जो हमारी अर्थ जो फोर्सेस लगा रही है उस मास के ऊपर अट्रैक्ट कर रही है, उसे उसे हम वेट बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं मून का वेट, मतलब मून के केस में क्या होता है कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स का वेट क्या आता है। ठीक है, हम चले गए अपनी स्पेसशिप पे मून पर। ठीक है, वहाँ पर मैंने फिर बॉक्स रख दिया और मैंने और देखा कि वहाँ पर जो मैंने नोटिस किया कि हमारी अर्थ से जो मून है वो छोटा है। ठीक है, तो अर्थ से मून छोटा है, अच्छा मतलब मास मून का कम है। अगर कम मास है तो वो कम ही एक्सेलरेशन लगाएगा। ठीक है, वो कितना खींच सकता है हमारे ऑब्जेक्ट को, कितना खींच सकता है हमारे बॉक्स को, वो तो कम ही खींचेगा क्योंकि वो छोटा है हमारी अर्थ से। ठीक है, तो वहाँ पर जी की वैल्यू कुछ और आ गई, तो वहाँ पर क्या हो गया, हमारा वेट चेंज हो गया। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन तो पढ़ रही थी कि फोर्स किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जी m1 × m2/r²। ठीक है, तो फोर्सेस को हम क्या बोला था हमने, वेट। तो हमने मून का वेट निकाल लिया जो मून पर वहाँ पर केस में आया, और यहाँ पर अर्थ का निकाल लिया। तो हमने दोनों को कंपेयर करके ये देखा कि हमारा वेट ऑफ मून बाय वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/6। मतलब हमें 6 मून्स को जोड़ना होगा, 6 मून्स के मास को जोड़ना होगा, तभी हमारी अर्थ के इक्वल आएगा वो। मतलब 6 मास, 6 गुना जो है वेट ऑफ मून इज इक्वल टू वेट ऑफ, मतलब इतने 6 मूव्स को एक बाहर जो इकट्ठा रखना पड़ेगा और एक तकड़ी में वे अर्थ रखनी पड़ेगी, और फिर जाकर वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखना। सो अब हम समझेंगे थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, हम 2 केसेस लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सपोज मैं चलिए अपने जो है यूट्यूब चैनल के पोस्टर लगवाने स्टडी ऑनलाइन विद निकिता के। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, मैंने सोचा मैं यहाँ पर जो है पोस्टर लगाऊंगी अपना। ठीक है, तो मैंने एक पोस्टर लगाया ऐसे, तो वहाँ पर एक वो छोटी सी वो पिन सी नहीं होती, वो नील जैसी, जिससे पोस्टर इजीली चिपक जाते हैं, मतलब नॉर्मल मिल जाती है शॉप्स पे। तो मैंने वो ली और उसे वहाँ पर रखा, और अपनी जो है ना थंब उससे ऐसे प्रेस कर दिया। ठीक है, और मैंने प्रेस कर दिया और मैं निकल। ठीक है, तो मैं गई, अब सेकंड केस लेते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। सेकंड केस लेते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ राजस्थान के जो है राजस्थान में जा रही हूँ। ठीक है, वहाँ पर आपको पता है जो सैंड है, जो मिट्टी है ना, उसके जो है वो थोड़ी ना, मतलब बिल्कुल ऐसी मिट्टी जो होती है ना, कुछ होती डस्ट सी होती है जो उड़ती भी है मिट्टी आप। ठीक है, वो सैंड जैसी होती है। तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ, तो मेरा जो पैर है वो बार बार मिट्टी के अंदर जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल अंदर जा रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मैं थक गई और मैं अभी वहाँ पर लेट गई मिट्टी के ऊपर। तो मैं देख रही हूँ यार, पहले तो मेरा पैर अंदर जा रहा था, अब मैंने जब पैर रखा तो मेरा पैर नहीं अंदर जा रहा। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, अब मैं सोच रही हूँ कि 2 मेरे साथ केस हो गए, तो ये हो क्या रहा, तो लग तो फोर्स रहा है कुछ, है ना, क्योंकि जब मैंने हाथ से वो पिन अंदर लगाई तो मेरे हाथ ने उस चीज़ पर फोर्स लगाया। ठीक है, और जब मेरे पैर मिट्टी के अंदर गए, मेरे पैर ने मिट्टी पर अंदर फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो मैंने कहा जो मेरे फोर्स हैं वो परपेंडिकुलर लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लग रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पर लग रहे हैं। तो उस फोर्स को मैंने क्या बोल दिया, थ्रस्ट। जो भी फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर लग रहा है, या बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, उसे हम बोल देंगे थ्रस्ट।
ठीक है। अब पहले केस में वापस आती है, तो आप देख रहे हो कि वहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है जब हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। और जब हम सेकंड केस पर देख रहे हैं, जब हम सीधे खड़े हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो मैंने बोला स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं जो सैंड के साथ, तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर इज थ्रस्ट। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि थ्रस्ट क्या होता है। तो हमारा एक क्वेश्चन तो हमारे माइंड में ये रह गया कि जब मैं सैंड पर खड़ी थी तो मेरे पैर तो अंदर जा रहे थे, ठीक है, तो मेरी जो सारी बॉडी का वेट था वो मेरे पैरों पर लग रहा था, और मेरे पैर जो है दुख रहे थे एक हिसाब से, मतलब फोर्स ज़्यादा लग रहा था मेरे पैरों पर, ठीक है। तो जब मैं लेट गई तो तब तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं जब खड़ी थी तो मेरा जो पैर थे छोटे छोटे, ठीक है, तो वहाँ पर सभी फोर्स लग रहा था और मेरे पैर ज़्यादा जो है अंदर तक जा रहे थे। जब मैं लेट गई तब मेरे पैर जो है नॉर्मल थे। तो ये क्यों हुआ? पर पहले केस में मैंने एरिया कितना लिया हुआ है, बिल्कुल अपने पैरों जितना एरिया लिया हुआ है, क्योंकि बाकी बॉडी तो मेरी हवा में है, बाकी बॉडी तो मैं खड़ी हुई हूँ, और मेरे जो पैर है सिर्फ उस पर एरिया लग रहा है, मतलब उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। और दूसरे केस में जो मेरा जो बॉडी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है पूरी एक हिसाब से, पूरी स्टैंड के ऊपर जो है, ठीक है, मतलब जितना फोर्स बिल्कुल इक्वल लग रहा है मेरी बॉडी पर, पैरों पर, फेस पर, सब पर जो फोर्स है जो अर्थ लगा रही है बिल्कुल सेम सेम लगा रही है, ठीक है। अर्थ है हमारी जो फोर्स है वो बिल्कुल सेम सेम लगा रही है। तो खुद देखो फर्स्ट केस में है जो मेरा मतलब जो पैर है उसको सभी फोर्स झेलना पड़ रहा है पहले तो हमारी बॉडी का, ठीक है, और जो अर्थ लगा रही है उसका फोर्स है ना, जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, वहाँ पर एरिया देखो कितना कम है, मतलब मेरे पैर को जो कितना प्रेशर झेलना पड़ रहा है, ठीक है, और मेरे इस केस में पैरों में दर्द भी होगा। पर दूसरे केस में एरिया कितना ज़्यादा है, क्योंकि मेरा जो बॉडी है, बॉडी का फोर्स जो है पूरी अर्थ बिल्कुल प्रॉपर लगा रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि वो उस केस में मैं लेटी हुई हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, जो फोर्स परपेंडिकुलर है जो वो डिपेंड करता है हमारे एरिया पर, ठीक है, मतलब फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया, कि उस एरिया पर कितना फोर्स लगा उसी को हम बोलते हैं हमारा प्रेशर, ठीक है। जितना कम एरिया होगा, पहले केस में एरिया कितना कम है, कितनी कम जगह पर खड़ी है, वहाँ पर मेरे पैरों को ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा, वो नॉर्मल आपको पता है, उसी से बस कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला बन गया हमारा। दूसरे केस में हमारा एरिया कितना ज़्यादा है पर हमें प्रेशर बिल्कुल कम झेलना पड़ रहा है, कोई मतलब बिल्कुल सुकून है सेकंड केस में, तो ठीक है। तो इससे ही हमारी यूनिट आ गई पहले न्यूटन, जो फोर्स की है, एरिया पर मीटर स्क्वायर। जो ब्लेसी पास्कल थे उन्होंने ये हमें योगदान दिया था इसका, तो उनके नाम से हमने इनकी कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इनकी, ठीक है। सो वाई द बिल्डिंग हैज़ वाइड फाउंडेशन, मतलब जिनका बेस होता है इतना वाइड क्यों होता है, क्योंकि उनका अगर उनका एरिया ज़्यादा होगा तो वो ग्राउंड पर क्या करेंगे, कम प्रेशर लगाएंगे, इसी की वजह से वो जो होता है वो नीचे का जो बेस होता है वो वाइड होता है, ठीक है। जो नाइफ होता है उसके शार्प एजेस क्यों होते हैं, क्योंकि वो शार्प एजेस कम एरिया लेती हैं, और जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो हमारे जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उन पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा और वो ईजिली कट हो जाएंगी, ठीक है। और जो हमारे नेक्स्ट केस में हमारी जो नेल है उसकी जो टिप है वो छोटी क्यों होती है, क्योंकि अब वो नेल की टिप छोटी होगी, एरिया कम होगा, मतलब प्रेशर ज़्यादा। अगर हम उस एरिया कम वाली नेल को ऐसे लगाएंगे और हैमर से करेंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा प्रेशर लाएगी वुड पर और वुड ईजिली जो है उसमें होल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस जो हमारा कैमल है वो ईजिली कैसे रन कर लेता है हमारे डेजर्ट पर, क्योंकि उसके जो है पैर है वो बहुत फीट है जो बहुत वाइड होते हैं, बहुत जो चौड़े से होते हैं, ठीक है, और इसीलिए उनका एरिया ज़्यादा हो गया, प्रेशर उन पर कम लगेगा उनके फीट पर और वो ईजिली दौड़ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन्स। हमारे तो ऐसे नहीं है ना, उनके ज़्यादा है, ये बात याद रखना। जो हमारे आर्मी के जो नीचे आर्मी की जो टैंक्स होती हैं वो नीचे वाइडर चेन्स लगी होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, क्यों, उन पर भी सेम आ जाएगा, एरिया कम कर देंगे और एरिया ज़्यादा हो जाएगा और प्रेशर कम लगेगा।
हमारे जो व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनके टायर्स क्यों बड़े बड़े होते हैं? क्योंकि पहले तो उनका मास ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर टायर ज़्यादा होंगे तो वो कम प्रेशर लगाएंगे। अगर क्योंकि देखो ट्रक कितना बड़ा होता है ना, एज़ कम्पेयर टू बाकी व्हीकल्स, तो वो ज़्यादा बड़ा होता है, उनका मास ज़्यादा होता है। अगर वो छोटे छोटे टायर लगा देंगे तो वो तो फिर सारा मास अंदर दब जाएगा ना, हमारी अर्थ के अंदर मास लगाएंगे ज़्यादा। तो क्या हुआ, तो हमने टायर भी बड़े बड़े बना दिए कि इनका एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर हमारा कम लगेगा, ठीक है। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया, आपकी जो सॉलिड चीज़ें हैं, ठीक है, वो अपने वेट के कारण उनका फोर्सेस लगते हैं और किसी पर्टिकुलर एरिया पर लगते हैं, इसी की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। चाहे वो कम प्रेशर हो चाहे वो ज़्यादा, वो हमारे मास या फोर्सेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर लगाते हैं? तो लिक्विड और गैस का नेचर तो फ्लूइड होता है, ठीक है, उनका वेट तो इतना नहीं होता। पर कहते हैं कि जब हम वाटर या गैस को किसी कंटेनर पे में डाल दें तो उनमें भी फोर्सेस लगते हैं, पर वो फोर्सेस जो हैं वो अनइक्वल होते हैं, मतलब अनडिमिनिश्ड, मतलब बहुत थोड़े फोर्सेस हैं, वो बहुत कम फोर्सेस हैं और वो सारी डायरेक्शंस में लगते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा जो वाटर है, फर्स्ट केस है, हमने आधा ग्लास भरा हुआ है, पर जहाँ पर हमारा पानी नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पर हमारा फोर्सेस क्या हो जाएंगे? ज़ीरो तो आप नहीं कह सकते, कई बार फोर्सेस हो भी सकते हैं, क्या पता वाटर की जगह वहाँ पर हमारी गैस हो या कोई एयर हो हमारी, ठीक है, वाटर के ऊपर, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो हमारे वाटर है तो वो हर टाइम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एज ए फ्लूइड नेचर है उसका, ठीक है, जो कंटेनर में है। तो वो क्या कर रहा है, वो हमारे जो कंटेनर पे है वो फोर्सेस लगा रहा है अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। थोड़े थोड़े जो फोर्सेस हैं, मतलब भी अनइक्वल से फोर्स लगा रहा है हर एक डायरेक्शन, थोड़े 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 कर,